अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप सबके सामने मौजूद है कि आपको पता है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट जो कि पीएमसी कंडक्ट कर रहा है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, स्टार्ट हो चुके हैं कल से 30 अगस्त 2021 और कल 2 शिफ्ट में उसके टेस्ट हुए और बच्चों के ज़रिए जो हमारे पास सवालात मौसूल हुए उसकी रोशनी में आप सबको आज फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सवालात फ़िज़िक्स का पोर्शन सॉल्व करवाया जाएगा। जो भी उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी उसमें थ्योरी है, तमाम कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है जी। तो आइए ज़रा आगाज़ करते हैं हमारे आज के सेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, जो भी सवाल थे सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, ख़ुद मैंने लिख दिए थे ताकि आप लोगों को आसानी हो इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो पहला सवाल बेटा बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। विच लॉ इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो आप सबके सामने 4 ऑप्शंस गिवन हैं: लेंज़ेस लॉ, फैराडेज़ लॉ, ओम्स लॉ और कूलम्स लॉ। फैराडेज़, ओम्स और कूलम्स, इन तीनों में से कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता। सिर्फ एक ही लॉ है, लेंज़ेस लॉ, जो आपने सेकेंड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज़्म के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है जी। उसके अंदर लेंज़ेस लॉ, वही आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करता हुआ नज़र आता है। ठीक है जी। तो इस पहले का आंसर आपके पास ए मौजूद है। ठीक है, आसान सवालात हैं। इस पेपर को करवाने का मकसद सिर्फ यही था, अगर मैं आपको ये सवालात भेज देता तो आप ये सवालात कर भी लेते, कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक डर, एक खौफ हर एक बच्चे के जहन में ज़रूर मौजूद रहता है कि सर हम किस तरीके से करेंगे, सवाल मुश्किल आ गए, आसान आ गए। तो आपके डर को निकालने के लिए ये सारे के सारे सवालात करवाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने मौजूद है। वर्क हैज़ अ यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है और वर्क का बेटा ऐसा यूनिट तमाम बच्चों को पता है क्या होता है बेटा, जूल्स होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये बात तो सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन क्या पता आपसे एक चीज़ ये भी पूछ ली जाए कि ये बताइए कि आपके पास अभी तो ये सवाल पूछा कि वर्क का यूनिट क्या होता है, आपने बता दिया 1 जूल्स। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि 1 जूल कितने अर्ग्स के बराबर है, सिस्टम चेंज कर दिया, एसआई से सीजीएस सिस्टम में आ गए। ठीक है जी। तो आप बताएंगे 10⁻⁷ अर्ग्स। ये भी छोड़ें, अगर ये पूछ ले ज़रा ये बताइए कि ये कितने फुट पाउंड के बराबर है, तो आपने बताना है ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 0.7377 फुट पाउंड्स के बराबर है। ठीक है जी। तो इस तरीके की भी कन्वर्जन आपके पास बेटा आ सकती है। हर एक चीज़ आपको बता दूंगा ताकि आपको मसला ना हो। तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल्स, और जूल्स की फर्दर अदर सिस्टम में कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है जी। तो अगर जूल्स का भी पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जेम्स प्रिस्कॉट जूल्स, ये इन मोहतरम का पूरा नाम। ठीक है जी। 2 सवाल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं और उम्मीद है कि दोनों आपको क्लियर होंगे, इसमें कोई मसला आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बेटा आपसे वो पूछ रहा है कि ज़रा बताइए कि कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। तो भाई वो किसका रेसिप्रोकल है आपके पास? वो है रेजिस्टिविटी का। किसका रेसिप्रोकल है बेटा आपके पास? वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी बोले या फिर आपसे वो और अलग अलग अल्फाज में ही बोल सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताइए, वो किसका रेसिप्रोकल है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आपसे कह सकता है। तो लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
ठीक है जी। या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मैंने आपको अब तक बताया, नॉर्मल कंडक्टिविटी भी आपको बताया, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया बहुत आसान सवाल कि कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, होता है क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट सबको पता है, ओम्स मीटर, ठीक है जी। लेकिन उसने पूछ लिया भाई अब आपके टेस्ट में कि कंडक्टिविटी का ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ज़रा ऐसा यूनिट बताइए। सर ये तो बुक में भी मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो भाई इसका ऐसा यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम कहते हैं सीमेंस पर मीटर। ये बेटा इसका आपके पास SI यूनिट है, सीमेंस पर मीटर, जिसका सिंबल S/M है बेटा आपके पास, ठीक है जी। तो आइंदा से मैं थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ दूंगा, बस जब वो फिज़िक्स स्टार्ट होती है तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है। तो मैं सिर्फ सवाल मैंने कॉपी कर लिए थे, लेकिन बस आपको पता है एक छोटा सा कीड़ा तो मौजूद रहता है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का, ताकि बच्चों को कोई मसला ना हो, ठीक है बेटा। तो ये 3 सवाल आपके हो चुके हैं, जो फर्दर इसके साथ साथ आपके पास एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमें क्या बता रहा है, वेव्स विच डील विद द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है जी। जिसके ऑप्शंस मुझे लगा ज़रूरी आपको देना, वैसे ऑप्शन सबके मौजूद थे, बच्चों ने दिए थे, लेकिन जिनके मुझे लगा ऑप्शन देना ज़रूरी थे और जिनके आपको आपके जहन से निकलवाने थे वो मैंने उसके वहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है जी। वेव्स विच डील विद द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है जी। तो पहली बात, ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, ना ट्रांसवर्स कहते हैं ना लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर की जहाँ बात आ जाए उसको हम कहते हैं बेटा मैटर वेव्स। तो पहली बात ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है आपके पास, मैटर वेव्स, ठीक है जी। जिसका ताल्लुक कौन से हाइपोथेसिस से, डी ब्रोगलीज वेव्स कह सकते हैं, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसका ताल्लुक इससे मौजूद है और इसका करेक्ट आंसर बेटा आपके पास क्या है, मैटर वेव्स, ठीक है जी। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा छोटा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको थ्योरी जिसने अच्छे तरीके से पढ़ी है, बुक रीडिंग की है, उसके लिए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। सवाल क्या लिखा हुआ है, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, मतलब मैं सपोज़ कर लूँ C1 C2 C3 और Cn तक, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैपेसिटर्स को बेटा हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, n नंबर ऑफ़ की बात की जा रही है, तो C1 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn तक n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हैं। ईच ऑफ कैपेसिटेंस इज C, हर एक की टोटल या फिर इक्विवेलेंट, टोटल बोलें या इक्विवेलेंट बोलें, कैपेसिटेंस किसके बराबर है, C के बराबर है। जो वो बोलता जा रहा है मैं लिखता चला जा रहा हूँ। व्हाट विल बी द रेशो, रेशो बताइए, ठीक है ना, मतलब डिवाइड करके बताइए किसको, मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटर को। तो वो कह रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटर, ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस, इन दोनों का रेशो बताइए बेटा, ठीक है जी। तो उसने पहले बताया था कि n नंबर ऑफ़ कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट C के बराबर है, CE बोलें या फिर सिर्फ C बोलें एक ही बात है, और रेशो इन दोनों का मालूम कीजिए, ठीक है बेटा। तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इन मैक्सिमम और मिनिमम को क्या कहते हैं। जब बात आती है बेटा मैक्सिमम की, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलता है बेटा वो पैरेलल में निकलता है। मैक्सिमम कैपेसिटर को, मैक्सिमम कैपेसिटेंस आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन के ज़रिए निकलती है और मिनिमम बेटा आपके पास सीरीज़ के ज़रिए निकलती है, ठीक है बेटा। मैं आगे लिख भी देता हूँ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि पैरेलल कम्बिनेशन के ज़रिए आपको जो कैपेसिटेंस मिलती है वो बेटा क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। और अगर बात करें सीरीज़ की, ये पास पेपर का भी सवाल है, आपको याद होगा कि लेस कैपेसिटेंस बेटा आपको मिलती है टोटल कैपेसिटेंस से, ठीक है ना, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में आपके पास आपको मिनिमम कैपेसिटेंस मिलती है बेटा,
अगर हम इनके फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ें, तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलती है उसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का बेटा आपके पास जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, मैं लिखूँ अगर सी पैरेलल कैपेसिटेंस इन सीरीज़ में आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n मल्टीप्लाई बाई सी। मैं पूरा यहाँ पे फर्दर नहीं लिख रहा, डेरिवेशन नहीं करनी बेटा, हमने MCQs की तरफ बढ़ना है। ठीक है जी। अगर हम बात करें सीरीज़ के हवाले से तो बेटा उसका आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो C/n बनता है, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में सारे लाइन वाइज ऐड हो जाते हैं, C1 + C2 + C3 अप टू सो ऑन NC तक। और अगर सीरीज़ की बात करें तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू 1/Cn, मतलब n मल्टीप्लाई बाई 1/C। तो उसको आखिर वाले तमाम मैंने यहाँ पे ले लिए। अब इन दोनों का आपने बेटा क्या निकालना है, रेशो निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम। जब हम बात करें मैक्सिमम की, तो जब हम मैक्सिमम से बेटा मिनिमम की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम बेटा किसके बराबर है, NC के बराबर है, और मिनिमम बेटा आपके पास C/n के बराबर है। ये पूरा डिवाइड होगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बच्चे गलती ना करें। n/c, C/n था तो n/c हो गया। अब प्यारे बच्चों ये देखो C से C कैंसिल हो गया और बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है तो n²। तो मैक्सिमम और मिनिमम का बेटा आपके पास जो रेशो आया इसका आंसर क्या था, n²। तो आपने हर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, बस उन्होंने अदा चेंज कर दी, ठीक है ना। अदा तो सबको पता होता है ना, चेंज कर दी उन्होंने, तरीका चेंज कर दिया और आसान अल्फाज में बोल दें। सब आपको अब पता है कि भाई सीरीज़ कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, पैरेलल कैपेसिटेंस कैसे कहते हैं, टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, पैरेलल और सीरीज़ मैक्सिमम मिनिमम, ये आपको पता है, बस इनका रेशो मालूम करना था। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप क्या हो गए, टोटल 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, अ मूविंग बॉडी नीड नॉट टू हैव। अच्छा बेटा, एक मूविंग बॉडी आपके पास नीड नॉट टू हैव, उसके पास क्या नहीं होगा या लाजमी नहीं उसके पास वो हो। भाई मूविंग बॉडी के पास पहले मैं बताऊं क्या क्या होगा। भाई मूविंग बॉडी के पास आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, आपके पास बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक, वेलोसिटी है तो लाजमी उसके मास भी होगा, तो इन शॉर्ट उसका मोमेंटम भी आपके पास मौजूद है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपके पास होंगे। अब लाजमी नहीं है उसके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो, लाजमी नहीं वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो एक हाइट कवर करे, वो एक वर्टिकल हाइट कवर करे। तो अ मूविंग बॉडी नीड नॉट टू हैव इट्स पोटेंशियल एनर्जी, लाजमी नहीं है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, लेकिन ये तीन तो चीज़ें उसके पास लाजमी होंगी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और बेटा मोमेंटम। ठीक है जी। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अ मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक मास क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है जी, मतलब एक बॉडी है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्मली। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, एक बॉडी है जिसका मास है कुछ ना कुछ और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बेटा आपके पास ये नहीं है कि वेलोसिटी ज़ीरो है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है जी। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वो भी क्या होगी बेटा आपके पास यूनिफॉर्म ही होगी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं भाई ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आपके पास कांस्टेंट तो हो सकती है लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। कांस्टेंट तो हो सकती है लेकिन बेटा आपके पास वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है जी। तो एक बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो बेटा उसकी फोर्स भी, जो कि कौन सी फोर्स होती है बेटा, अनबैलेंस फोर्स, वो भी क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट होगी बट नॉट ज़ीरो। तो एक सवाल में ये ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे ऑप्शन ज़ीरो भी था, बहुत सारे बच्चे यही टिक कर रहे थे और ज़ीरो टिक करके आ गए वो बच्चे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं था, वो शायद समझ नहीं पाए सवाल को। सवाल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर बॉडी
कि एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म रहेगी तो बेटा फोर्स भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होगी बेटा। ठीक है ना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो माशाल्लाह से वही क्वेश्चन है जो आप अपने पास पेपर में भी देख चुके हैं, जो सेकेंड ईयर का आपने जो एग्ज़ाम दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम। ज़रा जवाब दीजिए, खुद से जवाब दीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ सोचने के कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की जो चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने से, या मीडियम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होती। ठीक है जी, 2 मिनट हैं आपके पास, 1 मिनट जा चुका है, 1 मिनट बाकी है। कमेंट्स में लिख के बताइए। चले जी, तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं सर? वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है ना, जो चेंज होती है वो क्या होती है सर? वो वेवलेंथ चेंज होती है सर, वो स्पीड चेंज होती है सर, वो एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज होता है। ठीक है जी, लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं होती सर वो एक ही चीज़ है, विच इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी, विच इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है लाइट की जो नेचर के मीडियम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। ये मुझे लगता है ये वाला MCQ तो सबको याद होगा अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा, तो ये टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस थे और उम्मीद है इन 8 के 8 क्वेश्चंस में आप तमाम को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी, आसान है। बस गौर से सवाल पढ़ना है और उसका जवाब देना है। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, सवाल देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। सवाल में लिखा हुआ है लाइट बॉडी ए एंड हैवियर बॉडी बी। एक बॉडी ए है और एक बी, दो हमने कंसीडर कर ली। एक लाइट है, एक हैवियर है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। देन विच बॉडी हैज़ लार्जर मोमेंटम, किसका मोमेंटम क्या होगा बेटा? लार्जर होगा। ठीक है जी, तो आपको ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के ज़रिए ही ड्राइव करके पता चल सकेगा। तो आइए ज़रा ड्राइव करते हैं। ठीक, कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर मोमेंटम भी आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बात बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन आइए ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो क्लास मैट्रिक के बच्चों को भी, फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से याद रहता है, लेकिन क्या इसके अंदर मोमेंटम भी आ सकता है? तो मोमेंटम जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास, मैं साइड में लिख देता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि वो अभी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के ज़रिए हमसे पूछ रहा है। तो मास इंटू वेलोसिटी सर ये तो देखें, ये m की पावर 1 है, v का स्क्वायर, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप कुछ ऐसा करें कि दोनों बराबर हो जाएं। तो हमने ये क्या किया, अपनी तरफ से मास को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अगर कैंसिल भी करता हूँ तो वही चीज़ वापसी आ जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से हुआ क्या बेटा, मेरे पास एक तरीका बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, 1/2 एज इट इज़, डिनोमिनेटर वाला m एज इट इज़, ये दोनों की पावर दोनों बेसिस से पावर ऐड हो जाएंगी, m स्क्वायर और v स्क्वायर। तो इसके ज़रिए हुआ क्या बेटा, 1/2 एज इट इज़, m और v के दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लेते हैं और नीचे m आ जाएगा। अब आपको पता है mv किसके बराबर होता है? मोमेंटम के। तो 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब इसके ज़रिए मैं मोमेंटम का फॉर्मूला बना लेता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ 2m को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, अब स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो इसका मतलब वो भी कांस्टेंट है। 2 तो है एक नंबर कांस्टेंट, मास दोनों का चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं उनको हम हटा देते हैं, मोमेंटम को डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं किससे, इज इक्वल टू √m से, जिसका रिलेशन सवाल में बोला गया है। और इसका मतलब मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m,
मतलब इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी बेटा क्या आएगा, कम आएगा। तो ये अल्फाज वहाँ पे लिखे हुए थे और आपने टिक करना था कि कौन सा चीज़ ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं, बॉडी बी हैज़ लार्जर मोमेंटम देन ए। ये रहा बेटा इसका प्रूफ जो मैंने आपको दे दिया और ये रहा उसका आंसर। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने मौजूद है। टोटल क्वार्क्स आर, ठीक है ना। ये क्वार्क्स बेसिकली होते हैं क्या बेटा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी। और ये टोटल इनकी 6 टाइप्स होती हैं। तो फिलहाल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। ये टोटल जो टाइप्स होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या पता अब आपसे ये पूछ लें। तो टाइप्स के नाम बताइए। तो बहुत आसान है बेटा, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म, ये टोटल 6 क्वार्क्स होते हैं, ठीक। ये सारे के सारे क्वार्क्स जो हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनके ज़रिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और ये फेडरल का ही सवाल है जो कि पास पेपर 2004 में आया था, ठीक है। बच्चों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करवाया है और बच्चे जब देख के उन्होंने सवाल देखा, वैसे बहुत सारे सवाल, जैसे पीछे लाइट वाला सवाल था, लाइट बॉडी वाला, ये भी उनको करवाया गया था, शॉर्ट ट्रिक भी उनको करवाई गई थी, तो उनके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन वीडियो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो जिन बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद था तो उन्होंने तो डायरेक्ट बता दिया था, उन्होंने आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस सवाल में भी उसको उन बच्चों को मसला नहीं हुआ था। आइए ज़रा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। क्या लिखा है बेटा आपके पास, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर सेकेंड। एनर्जी रिक्वायर्ड थी एक कार को एक्सेलरेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, किस वेलोसिटी से, 10 से 20 तक, ठीक। उसको कंपेयर करना है एनर्जी विद दैट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट इज़ फ्रॉम 0 to 10, मतलब 2 काइनेटिक एनर्जी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या आ रहा है बेटा, चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ए की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv का स्क्वायर। अच्छा, 2 वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो होगा क्या भाई आपके पास, हम लिख लेते हैं vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को कंपेयर करवाना है, तो काइनेटिक एनर्जी ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हटा लेता हूँ, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी m, और vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। इससे हुआ क्या, आपके पास 1/2 m दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है जी। जो पहले लिखा हुआ है बेटा आपके पास वेलोसिटी 10 से 20, इसको मैं मान लेता हूँ a, और जो बाद में लिखा हुआ है उसको मैं बेटा क्या मान लेता हूँ, उसको मैं b मान लेता हूँ, ताकि सबके लिए क्या हो जाए बेटा, आसानी हो जाए, ठीक है जी। तो अब देखो vf क्या होगा, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो होगा क्या बेटा, ज़रा देख लो, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ गया 3। अब इसको ज़रा अगर पूरा लिख लें, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स फॉर काइनेटिक एनर्जी बी। मतलब ए में काइनेटिक एनर्जी बी के हिसाब से 3 टाइम्स ज़्यादा यूज़ की जाएगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी ताकि वो आगे बढ़ाई जा सके, ठीक है बेटा। चलें, उम्मीद करता हूँ ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके सामने मौजूद है, इंतहाई आसान। इसको तो अगर कोई बच्चे ने गलत जवाब दिया तो क्या कहें उसका, हाफ वेव रेक्टिफायर कंटेन,
चैप्टर नंबर 16 सेकेंडरी फिज़िक्स। आपके सिंध बोर्ड के अंदर भी किस चैप्टर में भी सवाल मौजूद था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड्स यूज़ किए जाते हैं। तो बेटा एक ही डायोड यूज़ किया जाता है जिसका सिंबल आपको इस तरीके से याद होता है, P और N। ठीक है जी, 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बच्चे ने परेशान होकर ये सवाल पूछ लिया, इफ़ यू डिवाइड 30 बाय हाफ। आपने क्या किया, 30 को हाफ से डिवाइड किया, 30 डिवाइड बाय हाफ। ठीक, तो भाई हाफ ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 तो 2/1 हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2/1 विच इज़ इक्वल टू 60। फिर वो कह रहा है ऐड करो 10 को, तो मैं ऐड कर देता हूँ बेटा 10 को। 10 इसमें मैं ऐड करवा देता हूँ, ये देखो मैंने ऐड करवा दिया 10, और आंसर यू विल गेट द आंसर 70। ये आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। अगर यहाँ पे वहाँ पे आंसर नहीं है तो नन ऑफ अबव आंसर होगा, तो नन पे टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन डी भी तो बेटा ठीक होता है ना। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सवाल क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, आसान सवाल है, बस इसमें शॉर्ट ट्रिक बेटा आप लगाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ 1000 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई भी बोल सकता हूँ बेटा, के भी बोल सकता हूँ, कितनी है 1000 जूल्स। इट्स मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 50%। उसका मोमेंटम क्या हो गया बेटा, डिक्रीज़ हो गया, मोमेंटम उसका हो गया डिक्रीज़ कितने परसेंट, 50%। ठीक है जी। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी बिकम्स, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो मालूम करके बताइए। तो KF मालूम करके बताइए। ठीक है जी। अभी आपको पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था और ये देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास अगले सवाल में भी ये मौजूद हो गया। तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के बोल देते हैं बेटा उसे, तो क्या होगा P², उसके मोमेंटम को P² डिवाइड बाय 2m। ठीक है जी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम के हवाले से फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछा जा रहा है, तो आगे KF लिख देता हूँ, मोमेंटम भी फाइनल हो जाएगा बेटा, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। मोमेंटम आपके पास इनिशियल की बाद में बात करेंगे, पहले फाइनल तो निकाल लें। तो फाइनल मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या होता है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस जितना मोमेंटम डिक्रीज़ हुआ। ठीक है ना, जितना मोमेंटम क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। कितना डिक्रीज़ हुआ बेटा, 50% मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल के हिसाब से डिक्रीज़ हो गया। तो आपने क्या किया, P एज इट इज़ माइनस 50% ना, तो 50 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 डिवाइड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 0.5 P। यहाँ पे कुछ भी नहीं बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वरना बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब बेटा है 1 P माइनस 0.5 P विच इज़ इक्वल टू 0.5 P। मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल के 0.5 टाइम्स है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात हमारे पास तो क्लियर हो गई। तो फाइनल मोमेंटम, ये देखो यहाँ जो फाइनल मोमेंटम है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आइए ज़रा पुट करते हैं। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है इज इक्वल टू PF का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, और PF की जगह क्या आ जाएगा बेटा 0.5 P, और ये इसका होल स्क्वायर है, ये 2m। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर अलग अलग कर लेता हूँ। 0.5 का होल स्क्वायर, P का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइड बाय 10। क्यों लिख रहा हूँ आगे बताऊँगा आसानी के लिए। और P² डिवाइड बाय 2m, P² डिवाइड बाय 2m किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ मैं K लिख देता हूँ। तो यहाँ पे KF इज इक्वल टू 5/10 का स्क्वायर और K। ठीक है जी, अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, ये K हो जाएगा बेटा आपके पास, ये KF हो जाएगा। अगर ये जगह ज़रा देखो, मैंने पीछे क्या किया था,
50% का मतलब 50 डिवाइड बाई 100, उल्टा भी तो जा सकता हूँ, 50 डिवाइड बाई 100 50% ही तो कहलाएगा। तो इसी तरीके से बेटा 25 डिवाइड बाई 100 कितना होगा, 25%। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी थी, मैंने पहले ही बता दी थी, देख लो बेटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1000, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो अगर उसको वहीं पे भी रहना चाहते हो तो 25 एज इट इज़ डिवाइड बाय 100, मैं सिर्फ करके बताना चाह रहा था, मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो, ठीक है जी। तो हुआ क्या भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 25 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, 250 जूल्स। ये बेटा वहाँ पे आपके पास आंसर मौजूद था। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ये सवाल देखो, सारे सवाल आसान थे, ये भी आसान है, बस एक लेंथ दिया गया तो उसमें कम टाइम लगा, सारा टाइम इसने यूटिलाइज़ कर लिया। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ वायर इज़ कंप्रेस्ड, वायर को कंप्रेस करो। तो वायर को बेटा कंप्रेस करने से होता है क्या है, एरिया बढ़ता है, लेंथ कम हो जाती है। कंप्रेस करने से एरिया बढ़ जाता है और लेंथ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक। चलो, इट्स रेडियस बिकम्स 2r, रेडियस क्या हो गया बेटा, 2s हो गया। देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी वो मालूम करके आपको बताना है। बहुत बड़ा मेथड भी है बेटा, उस पर हमें जाना नहीं है, मैं एप्टीट्यूड में शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस अगर आपने मालूम करनी है तो r डैश इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये n क्या है कि कितने परसेंट या कितने टाइम में आपके पास, कितने टाइम लेंथ कम हुई या एरिया बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 2 टाइम्स 2r, 2r क्या लिखा हुआ है, रेडियस की बात की जा रही है। तो ये आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला है, किसके हवाले से बेटा, रेजिस्टेंस के हवाले से, कि फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय n स्क्वायर। n का मतलब कितना आपके पास बेटा एरिया या लेंथ बढ़ा है या कम हुआ है, वो कैसे पता चलेगा बेटा। एरिया का आपके पास फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई तो एक कांस्टेंट है, उसको ज़रा हटा दो, तो एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है जी। अगर सिर्फ रेडियस 2 टाइम्स सवाल के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है तो 2 का स्क्वायर करूँगा 4, ठीक है ना। तो आपके पास एरिया कितना हो गया बेटा, 4 टाइम्स हो गया। अगर एरिया 4 टाइम्स बेटा आपके पास इंक्रीज़ हुआ है, अगर एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, किस वजह से, क्योंकि सवाल में बोला गया था व्हेन द वायर इज़ कंप्रेस्ड। तो व्हेन द वायर इज़ कंप्रेस्ड इट मीन्स दैट द एरिया विल बी इंक्रीज एंड लेंथ ऑफ द वायर विल बी डिक्रीज्ड। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। व्हेन वी पुट r इज इक्वल टू 2 then we will get the answer of area which is 4 times increased as compared to length which is decreased by 4 times। तो एरिया अगर 4 टाइम्स बेटा आपके पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो बेटा लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये n का मतलब यही तो है जो कि एरिया और लेंथ को रिप्रेजेंट करे। एरिया और लेंथ कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। तो r डैश इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो r डैश इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 16, और ये बेटा आपके पास वहाँ पे आंसर मौजूद है, ठीक है ना। वहाँ पे जिस तरीके से मौजूद है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है r डैश इज इक्वल टू 1/16r, वो लेकें ये लेकें बेटा, बात क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है जी। तो देखा आपने किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हमने निकाल लिया कि रेजिस्टेंस फाइनल वाली इनिशियल के हिसाब से और डिवाइडेड बाय कितना एरिया बढ़ा है या लेंथ कम हुई है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंतहाई आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16,
व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी? फॉर्मूले लिखे हैं बेटा 4, सबको पता है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। ऑप्शन ए बेटा इसका बिल्कुल आपके पास ठीक आंसर मौजूद है। ठीक है जी। नंबर 17, वर्क डन विल बी मैक्सिमम। वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम कब होगा? तो उसके लिए तो वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एफ डी कॉस थीटा। एंगल के रिस्पेक्ट से देख लो, क्योंकि वर्क फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर एंगल आपके पास 0 हुआ तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। 1 मीन्स 100% मैक्सिमम। तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि कॉस 0 की बेटा वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो वर्क आपको मिल जाएगा एफ डी, जिसको हम कहते हैं कि वर्क आ गया बेटा आपके पास मैक्सिमम, या फिर एक काम और कहते हैं विच इज़ पॉजिटिव। कॉस 90 बेटा 0 होता है आपके पास, तो वर्क 0 नहीं पूछा। कॉस 180 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। कॉस 180 -1 होता है, तो नेगेटिव या मिनिमम 180 पे होगा, 90 पे 0 होगा, और आपके पास 0 पे मैक्सिमम या पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास का लफ्ज़ हमने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है ना, फेडरल वाले कहते हैं इसे डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है जी, जहाँ रेस्ट मास आ जाए, अरे रेस्ट मास तो 0 होता है, और टिक मार दिया ऑप्शन बी पे बेटा। जानी यहाँ पे 0 जो होता है ये आपके पास फोटोन का रेस्ट मास होता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास तो बेटा वही होता है 9.1 एक्सपोनेंट -31। तो सर फिर वो जो मास हम पढ़ते हैं बेटा, ये वो रेस्ट मास ही होता है, आपको बताया गया था क्लास में। ठीक है जी, तो सर मास फिर कितना हो सकता है बेटा? मास मैक्सिमम भी हो सकता है, मतलब कितना सर? इन्फिनिटी हो सकता है, मूविंग मास। ठीक है जी, एक पार्टिकल का मास कितना हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है, जो आपको रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गई होगी। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, ये वो सवाल है जो मैंने जब मैं MCQs का टेस्ट करवा रहा था, मैंने लिंक वगैरह आप सबको सेंड किए थे कि बेटा इस MCQs का ताल्लुक़ आपके पास सेकेंड ईयर फिज़िक्स से भी हो सकता है, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट से भी हो सकता है। उसके अंदर ये MCQs मौजूद था। जिस बच्चे को अगर याद हो तो फ़ौरन से जवाब दे देगा, लेकिन जिसको नहीं पता शायद वो गलती करे। तो बेटा कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी, जो कि H/m0c होता है, 1 - cos थीटा। अभी एक बच्चे को बताया, मतलब आप सबको बताया पीछे वर्क के इक्वेशन में कि भाई कि आपके पास वो पूछा था वर्क विल बी मैक्सिमम, तो आपने बोला cos 0 1 होता है, 1 मीन मैक्सिमम। तो 1 को अगर मैं FD से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो चीज़ सेम आ जाएगी, तो वर्क मैक्सिमम आ गया या पॉजिटिव आ गया। तो बच्चा समझते शायद यहाँ भी एंगल 0 होगा तो आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम आएगा। करके देखो ना बेटा, पहले cos 0 लगाते हो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 - 1 0, ये तो 0 हो गया भाई, आपको तो मैक्सिमम चाहिए था। cos 90 0, यहाँ तो 1 आंसर आएगा, शायद ही हो सकता है। अगर आप लगाते हो एंगल 180, cos 0 मतलब 1, 1 - 1 0 हो जाएगा आंसर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। cos 90 0 होता है, 1 - 0 1 आंसर आएगा, शायद ये हो जाए। लेकिन 180 भी ट्राई कर लेते हैं। अभी बताया था cos 180 बेटा किसके बराबर होता है आपके पास? -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? आपके पास प्लस हो गया, और 1 + 1 आपके पास आंसर 2 आएगा, तो डेल्टा लैम्डा 2 आ गया। तो cos 180 पे बेटा आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम आ रही, तो बेटा आपके पास ये आंसर आ गया। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैंने डिटेल में आपको पूरा करके बता दिया। ठीक है ना। ये जो बेटा आपके पास सवालात हैं ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है, ये उन बच्चों ने बताएं जो कि 38 अगस्त को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में गए थे टेस्ट देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि टेस्ट आपको दिख ही रहा है आसान है।
उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हलवा है जिन्होंने तैयारी भरपूर रखी हुई है। फर्स्ट शिफ्ट के भी इसके अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं, सेकंड शिफ्ट के भी मौजूद हैं। उन बच्चों को जितने याद रह गए वो सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है जी। अब सवाल तो ज़्यादा होंगे लेकिन जितने याद रह गए वही, अगर वो भी बाकी भी आते चले गए तो वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताता चला जाऊँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है, चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पहला ही टॉपिक है, उसमें आप पढ़ते हैं। तो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला अगर हम देख लें वो होता है क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का बेटा स्क्वायर। ठीक है ना। के किसके बराबर होता है? के होता है बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस ई नॉट का बेटा आपसे ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है। कुछ बच्चों को डायरेक्ट याद आता है क्योंकि इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट है 8.85 एक्सपोनेंट -12। ठीक है जी। लेकिन कुछ बच्चों का अगर याद ना रहे तो पूरे कॉन्सेप्ट के ज़रिए आपको करवा रहा हूँ। तो एफ बेटा एज इट इज़ के की जगह क्या आ जाएगा 1/4 पाई ई नॉट Q1 एज इट इज़ Q2 एज इट इज़ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ई नॉट को वहाँ भेज दो, फोर्स को डिवाइड करा दो, तो बेटा ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बस अब ऐसा यूनिट पुट करते हैं तमाम के फोर्स के, चार्ज के, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के, तो आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई का तो कुछ होता ही नहीं है। तो बेटा Q1 Q2 कूलम्स और कूलम्स, तो बेटा क्या हो जाएगा कूलम्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स का बेटा न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। ये रहा बेटा आपके पास ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट कूलम्स स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेच स्ट्रिंग। इस सेकंड शिफ्ट में बेटा सवाल आया था। ठीक है जी। 20 वाला भी और 21 वाला भी, बाकी मुझे याद नहीं कौन सी शिफ्ट में थे। 21 वाला बेटा क्या कह रहा है, आ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी टोटल लेंथ बेटा कितनी है 2 मीटर, और वो कितने सेगमेंट्स में वाइब्रेट हुआ है 4 सेगमेंट्स में। तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, नोड्स क्या होते हैं, पाथ विथ 0 एम्पलीट्यूड। डायग्राम के ज़रिए समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो ये बेटा आपके पास 2 फिक्स पॉइंट है जिसके ज़रिए आपके पास वो स्ट्रिंग क्या कर रहा है बेटा, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है जी। थोड़ा अनइक्वल बन गया, कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं फिलहाल। ठीक है जी। ये आपके पास 4 डिफरेंट सेगमेंट आ गए, 1 2 3 4 डिफरेंट बेटा आपके पास ये क्या आ गए, सेगमेंट्स आ गए। और इसकी टोटल लेंथ बेटा आपके पास कितनी बताई हुई, 2 मीटर टोटल लेंथ। तो आधी की कितनी होगी भाई, 1 मीटर होगी, और आधी की कितनी होगी बेटा 0.5 मीटर होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोड्स क्या होते हैं। नोड्स बेटा 0 एम्पलीट्यूड, ये रहे बेटा 1 2 3 4 5, ये एम्पलीट्यूड 0 है, और इसको कहते हैं एंटी नोड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बाकी वाले बेटा एन से रिप्रेजेंट होते हैं नोड्स। ठीक है जी। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का फासला बेटा कितना 0.5। तो बेटा 0.5 इज़ योर करेक्ट आंसर। स्टैंडिंग वेव्स का अगर टॉपिक आपको पता है तो आपके लिए काम क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। विच वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो बहुत ही आसान है भाई। इसमें से कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको एक याद होगा RMI VUXG, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट,
एक्स रेज और गामा रेज, ये सारे के सारे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो गामा रेज बेटा आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखो कितने आसान सवाल गिवन है, और आप लोग के पास अगर ये सवालात आ गए तो फिर क्या टेंशन है, ठीक है नहीं। तो इंशाल्लाह फिज़िक्स में फिर पूरे में के पूरे मार्क्स आप लोगों के पास आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने मौजूद है कि ए ग्रेडियंट किसके बराबर होता है। लो एक और हलवा सवाल आ गया। आप सबको बात पता है कि जब बॉडी पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री में कवर करती है, 360 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। वो 1 रेडियन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप क्या करें, सीधे सीधा 360 को 2 पाई से क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें, तो आपके पास 1 रेडियन का आंसर आ जाएगा। जो बच्चों को अब ये अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को याद ही होता है। तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। ज़्यादा बेहतर है ये बोलें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो रेडियन से डिग्री की कन्वर्जन हमने यहाँ पे कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे 2 सवाल और मौजूद हैं और फिर हमारा ये सेशन इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा क्या मौजूद है, लिखा हुआ है दी ऑल्टरनेट एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक फॉर्मूला MVR, आर क्रॉस पी भी होता है MVR। तो इसका यूनिट मालूम कर लेते हैं भाई। मास का यूनिट होता है kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और आपके पास रेडियस का भी क्या होता है बेटा, मीटर। तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, जो कि बेटा एक और चीज़ के बराबर होता है विच इज़ नोन एज जूल सेकंड। तो याद रखना जूल सेकंड के बेटा ये बराबर होता है, ठीक है जी। किसके बराबर होता है ये, जूल सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं करके भी आपको दिखा सकता हूँ, टेंशन की बात नहीं है, अभी बता देता हूँ। तो बेटा ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा देखिए। ये जो बेटा आपके पास होता है जूल्स होता है न्यूटन मीटर के बराबर, सबको पता है। अगर ये देख लो, वर्क F/d के बराबर होता है, तो वर्क 1 जूल्स है, फोर्स न्यूटन, और d डिस्प्लेसमेंट मीटर के बराबर। न्यूटन बेसिकली असल किस चीज़ के बराबर होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर आपके पास पहले से मौजूद था। तो ये हो गया बेटा kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। जूल्स इसके बराबर है, लेकिन मुझे इसके बराबर लेके आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अपनी तरफ से सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड करवा दूं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब क्या करूं बेटा, ये इस 1 सेकंड से 1 कैंसिल कर देता हूँ। एक तो बेटा यहाँ पे मुझे छोड़ना है ना, तो 1 मैंने छोड़ दिया। ये इस 1 सेकंड का मैं क्या करूँ, जूल्स के साथ जाकर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो देखो जूल सेकंड ये आ गया, और नीचे क्या बच गया, kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड। ये देखो ये एक ऑल्टरनेटिव आपके पास यूनिट आ गया, किसका बेटा, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है जी। आखिरी सवाल क्या बोला जा रहा है बेटा, बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गैस विल बी 0। 0 केल्विन में बताइए कौन सी गैस, प्रॉपर्टी ऑफ द गैस 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर डेंसिटी। आप सबको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एब्सोल्यूट 0 के। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट 0, ठीक है जी। तो अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जो 0 है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वही अगर आपके पास 0 केल्विन है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी वैसी होगी। तो आपके पास यहाँ पे बेटा आ गया काइनेटिक एनर्जी का आंसर। उम्मीद है तमाम बच्चों को पीएमसी का कल के हिसाब से जो NMD कैट नेशनल मेडिकल काउंसिल के हिसाब से जो टेस्ट है उसके जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी सवालात आपके सामने बताए गए, समझाए गए, आप सबको क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। आइंदा आने वाले कोशिश करूँगा कि बाकी भी शिफ्ट के सवालात आप सबको सॉल्यूशन के साथ बताऊं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।